पैर को और पीछे लेके जाएंगे। क्लियर है? ऑपोजिट ये डायरेक्शन में काम करेंगे। वहीं अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पैर को ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा खोल देंगे, और अगर नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा क्लोज करेंगे पोजीशन को। जैसे ऐसे पोजीशन है तो अगर ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा पैर को और डिस्टेंस बढ़ाएंगे, और अगर क्या नाम नीचे है तो क्लोज करेंगे। ये हो गया करेक्शन देने का तरीका। अब क्या है, ये करेक्शन आपने दे दिया विदाउट पिस्टल। अभी अगर विथ पिस्टल आ गए तो क्या हुआ, थोड़ा 1 किलो 1.25 किलो अपना वेट आ गया हाथ के अंदर, और वेट आ गया तो क्या होगा कि बॉडी की ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगी। अब आपको वेट के साथ में वो करना है, तो जब आप पिस्टल से उठाएंगे अपना हाथ दोबारा से, तब ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि बिना पिस्टल के तो मेरा ठीक आ गया था, मैंने उठा के देख लिया था, अब जरूरत नहीं है। नहीं, बच्चे को आप ये भी सिखाइए कि पिस्टल के साथ चेंज हो सकता है, तो पिस्टल के साथ दोबारा सेम यही रिहर्सल कीजिए। जब ये चीजें ठीक आ गई हैं, उसके बाद अपना काम इस पे खत्म होता है कि हाँ ठीक है, नेचुरली अपनी जो बॉडी की ओवरऑल पोजीशन है वो ठीक आ गई है। अब ये तो हो गया आपकी फुट पोजीशन, और या ये कह लो कि ओवरऑल बॉडी पोजीशन। फुट पोजीशन आपकी ठीक हो गई, खड़े होने का तरीका सही हो गया। अब नेक्स्ट पोजीशन किस चीज की आती है? नेक्स्ट क्या है, जैसे बॉडी ओके होगी, बॉडी अपन ने स्टेबल कर दिया, अपना लाइन के ऊपर खड़े हो गए, उसके बाद क्या करना है कि आपके ग्रिप का पोजीशन कैसा होना चाहिए। ग्रिप के जब सेशन में जाएंगे तो मैं डीपली बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली क्या है आपका एक फॉर्म ग्रिप होना चाहिए, जैसे किसी बच्चे का हाथ पकड़ रहे हैं, बस इतना ही, ऐसा ही पकड़ना है। ये ग्रिप हाथ का भी एक पोजीशन होता है। कोई ग्रिप को ऐसे भी नहीं पकड़ना है कि कई बच्चे क्या करते हैं, ये मिस्टेक्स एकेडमीज के अंदर ऐसी कई चीजें होती है कि छोटा बच्चा है और उसका क्या है, हाथ छोटा है और उसको लार्ज साइज का ग्रिप दे रखा है तो उसको आ ही नहीं रहा है। या क्या है कि जिसका हाथ बड़ा है, पिस्टल छोटी है, तो ऐसे बाहर बाहर से ऐसे पकड़ में आ रहा है, उसको ढंग से पकड़ में भी नहीं आ रही है पिस्टल। तो हाथ की पोजीशन क्या है कि नॉर्मल, वो आपका पिस्टल के ग्रिप के अंदर नॉर्मल हाथ बैठना चाहिए। नॉर्मल, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ा ग्रिप है या बहुत छोटा ग्रिप है और जबरदस्ती करके आप हाथ फंसा रहे हो, उसके बाद में एकदम लाल हो रखा है। नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है, ये नेचुरली ही, नेचुरल तरीके से, नेचुरली और आसानी से शूटिंग हो जाए, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। आसानी से शूटिंग होने का मतलब है कि आप डिफिकल्टीज के साथ में भी 10 मार सकते हैं, लेकिन हमारा इस क्लास का उद्देश्य है कि आप आसानी से 10 मारें, कम एफर्ट्स के साथ 10 मारें और नेचुरल तरीके से मारें, ताकि आप बार बार मार सके। ठीक है, तो हाथ का पोजीशन भी नॉर्मल होना चाहिए। अब किसका पोजीशन आया था, आपका गर्दन का पोजीशन। तो गर्दन के अंदर क्या है, जब स्लाइड आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कई लोग ऐसे सामने हाथ लेके खड़े हुए हैं, लेकिन गर्दन ऐसे टेढ़ी हो रखी है, इधर हो रखी है, या कई ऐसे इस साइड से देखते हैं ऐसे तिरछे होकर के, तो वो भी नहीं करना है। नेचुरल पोजीशन होना चाहिए कि जैसे आपने आपका पिस्टल उठाया तो आप एकदम नॉर्मल खड़े हुए हो। आपकी ये वाली जो मसल्स हैं गर्दन की इस साइड की, अगर राइट हैंड का शूटर है तो लेफ्ट हैंड की जो गर्दन की मसल्स हैं, ये इतनी ज्यादा नहीं खींचनी चाहिए कि आपके 60वें शॉट तक जाते जाते गर्दन जो है ना रिलैक्स होने के लिए गर्दन अपनी पोजीशन चेंज कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचुरल अगर आप खड़े होंगे, नेचुरल अगर आपकी गर्दन रहेगी, तो आपको क्या है कि उस पोजीशन को चेंज करने की, या वो चेंज हो जाएगी या हो गई, इसका डर नहीं रहेगा। और अगर आप अपनी ये गर्दन का जो पोजीशन है, इसका देखने का तरीका चेंज कर लेंगे तो ग्रुप भी बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। शूटर को लगेगा कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, मेरी पोजीशन, ये मेरा जो ग्रुप है ये क्यों चेंज हो रहा है, अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है। तो ये इसकी वजह से शिफ्ट हो जाता है। गर्दन सही आ गई, उसके बाद में क्या है, आंख की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। जब स्लाइड में आएगी तो मैं समझाऊंगा इसको। आंख की पोजीशन क्या है कि जय ये अपना कार्निया है, ये जो ब्लैक बॉल दिख रही है आंख के अंदर, कार्निया है। ये कार्निया आपके सेंटर में होना चाहिए आंख के, ना कि ये ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर ये सेंटर में है तो आप किसी भी चीज को क्लियरली फोकस कर सकते हो, उसका विजन अच्छा बनेगा। ठीक है, नहीं तो क्या विजन अच्छा नहीं बन पाएगा। वेरी गुड नरेश जी। इसको आगे चला दीजिए, एक दो दो स्लाइड को आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, ये देखिए, अभी यहाँ पे एक मिनट देख लीजिए, मैं आपको बोलता रहूंगा इसकी स्लाइड के लिए। तो ये नॉर्मल पोजीशन है आपकी, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं लग रहा, कोई
बॉडी किसी भी जगह से एक्स्ट्रा मुड़ी हुई नहीं है, या कोई ये नहीं कह सकते देख करके कि इस पोजीशन में तंग हो रहा है। आप 1 घंटे भी खड़े हो सकते हैं, 4 घंटे भी कंटिन्यू खड़े। मतलब सही पोजीशन का उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा देर तक और बिना किसी एरर के हम खड़े हो सके, हम शूट कर सके और आसानी से शूट करें। ठीक है। फुट की पोजीशन आप देख सकते हैं, शोल्डर्स की देख सकते हैं कि पीछे से पूरा एक एक अलाइनमेंट में है। गर्दन रिलैक्स है इसके अंदर। जो आपका लेफ्ट हैंड की पोजीशन है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए पेपर के अंदर, कि ये हाथ बॉडी से टच रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए नरेश जी। ये हाथ के बीच में और बॉडी के बीच में, कोहनी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये होगी फुट पोजीशन, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए शोल्डर की पोजीशन, लेफ्ट वाले की पोजीशन, राइट वाले की पोजीशन, और एकदम पिस्टल सेंटर में आपकी आंख के सिधाई के अंदर आ रही है। ये शोल्डर दोनों रिलैक्स होने चाहिए। कई शूटर क्या करते हैं कि शूटिंग वाला जो आपका हाथ है, वो तो पता ही नहीं चलता, लेकिन लेफ्ट वाले को टेंशन में रखते हैं, एकदम उठा करके रखते हैं आर्टिफिशियली। इस वाले को, जहां आपका ये स्क्रॉल घूम रहा है अभी, इस वाले को उठा के नहीं इसको रिलैक्स छोड़ना है कंधे को यहाँ से, और उसके बाद ये पूरा हाथ बॉडी के चिपका हुआ रहेगा, बॉडी से नजदीक रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए प्लीज। नरेश सर, बाकी लोगों को अनम्यूट कर देना। नरेश सर, हेलो नरेश सर। बाकी लोग खुद ही प्लीज अपना जो है ना फोन को थोड़ा म्यूट रखिए, ताकि आपके आसपास की साउंड्स ना। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज क्लास इतनी अच्छी चली है, उसको कंटिन्यू विदाउट डिस्टर्बेंस चलने दें, और ओनली ऑफिसर को ही बोलने दें। हम डिस्कशन सेशन में बोलेंगे जितना हमें बोलना है सर के साथ। थैंक यू। अनम्यूट ना करें कोई भी। हाँ जी ऑफिसर, आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। हाँ जी, तो ये देख लीजिए आप, दोनों साइड से मैंने पोजीशन आपको दिखा दी है, शोल्डर की और गर्दन की पोजीशन, है ना। अब रेड वाले जैकेट में जो फोटो है, आप देखिए गर्दन एकदम रिलैक्स है, और वहीं आप ये जो ब्लैक टी शर्ट के अंदर पोजीशन है, इसके अंदर मसल थोड़ी सी उभरी हुई है ना। ऐसे करके मसल्स ज्यादा उभरनी नहीं चाहिए। अगर ज्यादा टेंशन में है तो इसका मतलब आपको फुट पोजीशन चेंज करने की जरूरत है। हाँ, यहाँ से ठीक है। अभी इसी की मैं आपको और जूम फोटो दिखाऊंगा कि कार्निया आंख का कहाँ होना चाहिए। आप नेक्स्ट स्लाइड में आइए प्लीज। ये गर्दन की पोजीशन के लिए है। ये अभी ये लेफ्ट हैंड के ऊपर देखिए आप, जहां मैंने तीनों सर्कल बनाए हुए हैं येलो, ये शोल्डर रिलैक्स रहना चाहिए, ढीला और एकदम नीचे की तरफ झुका हुआ। इसको झुका हुआ इसलिए कह रहे हैं कि ये एकदम रिलैक्स रहेगा, इसको उठा के नहीं रखना है, ये टेंशन में नहीं रहना चाहिए। कई बच्चों को ये आदत हो जाती है शुरू से ही, उनको बताते नहीं है, तो क्या वो इस हाथ को, इस शोल्डर को यहाँ से उठा के रखने लग जाते हैं। कोहनी आपकी बॉडी से जितनी लगी हुई रहेगी उतना अच्छा रहेगा। अगर ये बॉडी से जितना दूर रहेगी तो क्या होगा कि ये आपका बैलेंस खराब करेगी। जितना इसके बीच में गैप हो जाएगा, उतना ही आपकी ग्रेविटी नहीं बनने देगी, बॉडी को स्टेबल नहीं होने देगी, और आपको स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी शॉट जब फायर कर रहे हैं तो। और ये इसको कम कैसे कर सकते हैं कि ये वाला जो आपका हाथ है, जो आपका अंगूठा है, इसको आप बेल्ट में या लोअर के जो जहां भी अपन बांधते हैं वहां पे रखें। ये बेल्ट के नाभि के जस्ट नीचे रहेगा। तो किसी भी आदमी की एक ये बॉडी की बनावट ही होती है कि ये हाथ जब नाभि के पास में आएगा तो ये पूरा बॉडी से अपने आप चिपक जाता है। ठीक है, इसको जेब में ना रखें। जेब में रखने से दो नुकसान होते हैं। एक तो क्या होता है, ये हाथ आपका बॉडी से दूर हो गया, तो कभी आपने कोई अलग लोअर पहना है, कभी कोई अलग पैंट पहना है, कभी कैपरी पहनी है, तो हाथ उतना हर बार उतना ही अंदर नहीं जा सकता आपकी जेब में। तो अगर हाथ पूरा अंदर चला गया जेब में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने कोई ऐसा लोअर पहना कि हाथ पूरा अंदर नहीं जा रहा है, तो आपकी ये जो कोहनी है, ये वाला पार्ट क्या होगा, बॉडी से दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा तो क्या होगा, वो आपकी जो स्टेबिलिटी है बॉडी की, वो उसको खराब कर देगा। ठीक है। तो इसका इसका जो है ना पूरा समाधान ये है कि कुछ भी आप पहनेंगे उसके अंदर ये बेल्ट हुक बांधने वाला या जो अपन लोअर बांधते हैं, ये जगह तो होगी ही होगी।
इसके बिना तो मैच करेंगे नहीं। तो ये हर बार यहाँ आ सकता है। लोअर के अंदर, हर लोअर के अंदर या जींस पैंट कुछ भी पहन रहे हैं, उसकी जेब एक जैसी, पॉकेट आप नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ हाथ रख सकते हैं हर बार। तो मैं प्रेफर करता हूँ मोस्टली यहाँ रखने का। एक तो इसका ये फायदा है कि आपका लेफ्ट वाला हैंड जो है बॉडी से एकदम क्लोज में आ जाता है, तो इससे क्या होता है, एरर नहीं आते हैं, ये अपनी डिस्टर्बेंस नहीं होती है बॉडी की स्टेबिलिटी की। दूसरा क्या होता है, जैसे जैसे हम थकते जाते हैं, जैसे जैसे हम थकते हैं, क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड जो कि पॉकेट में रखा हुआ है उससे सपोर्ट लेना शुरू कर देते हैं। लेफ्ट हैंड का पॉकेट के अंदर प्रेशर मारना शुरू कर देते, जिससे क्या होती है, कमर घूम जाती है। और कमर घूम गई तो क्या है कि पूरी की पूरी बॉडी ही आपकी डिसबैलेंस हो गई। अब आप स्टेबिलिटी के लिए जूझ रहे हैं, सब कुछ ट्रिगरिंग, साइट एमिंग सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन स्टेबल नहीं हो रही है बॉडी। तो बच्चा आकर क्या बोलता है कि आज तो हाथ रुका ही नहीं, बस स्टेबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये एरर यहाँ पे था। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि ये बॉडी से एकदम पास में रहे, और मोस्टली बच्चे को यही सिखाएं कि ये नाभि के नीचे बेल्ट के हुक में यहाँ पे आप अंगूठा फंसा करके रखें, ताकि क्या बॉडी से ये पास में आएगा। इसमें बच्चा अगर काउंटर बैलेंस लेना भी चाहेगा तो ले नहीं सकेगा, और लेने की कोशिश करेगा तो ये नीचे खिसक जाएगा, तो अपने आप आ जाएगा। जैसे कि छोटे बच्चे को वो आदत थी कि वो अंगूठा चूसता था, तो डॉक्टर के पास में गए, उसके पेरेंट्स की ये अंगूठा चूस रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो डॉक्टर अब छोटे बच्चे को, 3-4 साल का बच्चा, क्या दवाई दे सकते हैं अंगूठा चूसने की, लेकिन पेरेंट्स लेके चले गए। तो उस डॉक्टर ने क्या किया, कुछ नहीं बोला, इसकी जो पैंट है ना, उसकी कमर की साइज अगर 28 है तो इसको 32 साइज का नेकर पहना के रखो या पैंट पहना के रखो पूरे दिन। तो जब उसको बार बार खींचने के लिए ऊपर उठाएगा तो क्या करेगा, अंगूठा बार बार मुंह से बाहर आ जाएगा, है ना। ये साइकोलॉजिकल एक गेम था, एक ट्रिक थी। तो आप इसको यहाँ पे रखिए, यहाँ वो प्रेशर नहीं मार सकता है जहां आपका स्क्रोल है अभी। समझ गए? ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड का पोजीशन, शोल्डर रिलैक्स रहेगा, ये पूरा हाथ रिलैक्स रहेगा। और इसकी पोजीशन, अगर आपने ये जो सबसे नीचे वाला सर्कल है यहाँ पे अगर आपने अंगूठा रखा, हाथ फंसा करके रखा, तो ये दोनों पोजीशन अपने आप आपकी सही आ जाएंगी। अब आ जाती है आपकी राइट हैंड की पोजीशन। राइट हैंड की पोजीशन के अंदर कोई खास चीजें एरर में आती नहीं है, लेकिन क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, कंधे को चढ़ा लेते हैं, चिन से टक कर लेते हैं, चिन के पास टच करते हैं कंधे को, और लॉजिक पूछने पे बताते हैं कि इसमें क्या बार बार हम एक ही जगह ला पाते हैं, एक जैसा होता है, और पता नहीं क्या क्या चीजें बताते हैं। मैं तो मतलब कभी सोचा नहीं इस चीज के बारे में इतना, लेकिन बच्चों से आजकल रीजन पूछो तो थोड़े से क्या नाम, टेक्निकल ज्यादा है बच्चे, तो अपने अपने हिसाब से लॉजिक निकाल लेते हैं कि इसमें हर बार एक जगह ला पाते हैं, हर बार साइड एक जैसी आएगी। नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका। जिन शूटर्स का आता भी है उनका नेचुरली आता है, या हो सकता है कि वो 25 मीटर या रैपिड फायर के शूटर हो, तो उनको उस चीज की जरूरत हो, उनको इतना टाइम ही नहीं होता हो कि वो सेट कर सके कंधे को, तो उनकी नेचुरली आदत बन गई कि कंधा उठाओ और चिन से टक करके रखो, हाथ सीधा वहीं आएगा। तो इसको भी रिलैक्स रखें, जरूरी नहीं है कि आपकी चिन के टच हो, ये हो रहा है किसी का तो कोई बात नहीं है, लेकिन नेचुरली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम इसको उठा के रखें। उठा के आप कितनी देर तक रखोगे, सोचो। दिन में 150-200 गोली चला रहे हो, या मैच के अंदर आप 70-80 गोलियां चला रहे हो, तो पूरे शॉट्स के अंदर एक जैसा कंधा उठा के थोड़ी रख सकता है कोई बच्चा, नहीं रख सकता। ये आर्टिफिशियल हो गया। जब आप स्टार्ट करेंगे, हाथ में कंधे के अंदर ज्यादा पावर है, थके हुए नहीं हो, तो आप अलग जगह पे रख रहे हो, जैसे जैसे थकते जाओगे कंधा अपने आप नीचे चला जाएगा, और आपका ग्रुप चेंज होता जाएगा, क्लिक देने की जरूरत पड़ेगी, दिमाग में क्लिक देने की नहीं आई तो गया पूरा मैच। तो इसको रिलैक्स रखें, नेचुरल रखें, जहां आ रहा है वहां रखें। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कि यही आना चाहिए। किसी का टच हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये देखिए, आंख की पोजीशन मैंने जो बताई थी आपको ना, ये राइट हैंड की पोजीशन आप देख रहे हैं। उसके बाद आंख की पोजीशन देखिए, ये जो कार्निया, जो ब्लैक बॉल होता है जिसको कार्निया बोलते हैं साइंस की भाषा में, ये आपका सेंटर में होना चाहिए। ये सेंटर से देखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपका ये कार्निया लेफ्ट राइट आंख के कॉर्नर में जा रहा हो या ऊपर नीचे जा रहा हो। ये सेंटर में होगा तो क्या क्या होगा कि आपको, आपका जो विजन है वो क्लियर विजन बनेगा, ठीक है। ये क्लियर विजन बनने का क्या चक्कर है कि साइट आपको धुंधली दिखाई नहीं देगी, और बाकी के जो एरर्स है वो नहीं आएंगे। नहीं तो क्या है कि शुरू शुरू में तो आप जोर मार के लेफ्ट राइट कहीं से भी देख रहे हो, जोर मार के देखते रहोगे, धीरे धीरे आंख थकेगी, आंख की मसल्स थकेगी, और आपको क्या है कि टेन भी लगेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा उसके अंदर। और कॉन्फिडेंस का तो पूरा गेम ही है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो क्या होगा कि अगला 10 लगेगा कि नहीं लगेगा वो राम भरोसे हो जाएगा काम।
अपने को क्या चाहिए कि शॉट लोड नहीं किया उससे पहले ही हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 10 ही लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना मांगता है कि सारी चीजें नेचुरल होनी चाहिए और अपने आप हर बार एक जैसा हो जाए, अपने आप हो जाए, हमें सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, होना अपने आप चाहिए। ठीक है, तो ये आंख की पोजीशन हो गई। अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पैर की पोजीशन आ गई। पैर की पोजीशन के एक बार मैं फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये आप सभी लोगों ने रामायण देखी होगी कि अंगद जब रावण की लंका में गए थे तो अपना पैर रख दिया था और उसको कोई उठा नहीं पाया था। तो ऐसा तो नहीं था कि अंगद के अंदर इतना वजन था कि उसको कोई उठा नहीं पाया था पैर को। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, वो एक पोजीशन होती है, वो एक योग का एक पार्ट है। आप एक यूट्यूब पे या गूगल के ऊपर भी देख सकते हैं कि एक बंदा था जिसको कोई उठा नहीं पाया, जिसका अभी 75 की एज है, शायद जिंदा है। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस चीज का। वो उसको कोई उठा नहीं पाता है, 75 की एज है, वेट भी आई थिंक 70 के आसपास वेट है, लेकिन उसको कोई उठा नहीं पाता। जो लोग 200 किलो वेट उठा लेते हैं वो भी उसको उठा नहीं पाते हैं। क्यों? उसकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है आगे बताता हूं आपको मैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक तरीका है पोजीशन को जमा देने का। ठीक है, सांस के साथ, ब्रीदिंग के साथ में पोजीशन को ऐसा बिठा दिया जाए कि आपको कोई आदमी धक्का भी मारे तो आप वहां से हिलेंगे नहीं। ये एक तरीका है, एक ट्रिक है, एक योग का ही एक पार्ट है। वैसे तो ये कोई ट्रिक नहीं कह सकते हम इसको, एक योग का पार्ट है, एक आसन समझ लीजिए इसको। तो हमारा जो खड़े होने का तरीका है ना, वो भी एक आसन है। किसी पोजीशन को हम ले रहे हैं शूटिंग में, पिस्टल हो राइफल हो, वो एक आसन बन जाना चाहिए और उस आसन को हमें जमाना आना चाहिए कि हम उस आसन में एक बार खड़े हो गए तो हम खुद तो क्या हिले, कोई दूसरा भी ना हिला पाए, ऐसा पोजीशन हो हमारा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पोजीशन आपकी ब्रीदिंग के साथ होनी चाहिए, ब्रीथ के साथ जम जाना चाहिए। ये देखिए, ये जो 3 जगह है, 3 पॉइंट जो बना रखे हैं ना मैंने, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये 3 जगह आप जब भी खड़े होते हैं शूटिंग के लिए तो इन 3 पॉइंट्स को फील कीजिए कि इन 3 पॉइंट से आपका पैर टिका है। ठीक है, हालांकि हम जूता पहन रहे हैं, जूते में शूटिंग शूज अगर आप देखोगे तो उसके नीचे भी होलो जगह आती है, वो वॉक्यूम क्रिएट करने के लिए, वॉक्यूम से उस जगह को पकड़ने के लिए कि वो अच्छी पकड़ आ जाए। और भगवान ने, ऊपर वाले ने, हमें प्रकृति ने ऐसा पैर बना करके दिया है कि यहाँ से हमारी जगह खाली है, होलो है। वो इसीलिए है कि ये वॉक्यूम क्रिएट करे और एक जगह पकड़ बना ले। ठीक है, साइंस की भाषा में बहुत लॉजिक दे सकते हैं कि इससे दिमाग पे जोर नहीं पड़ता, थकता नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, वो सब चीजें बात की हैं। लेकिन अगर हम पुरातन चीजों की बात करें या नेचर की, प्रकृति की बात करें, तो यहाँ से हमारा पैर होलो आता है। अब इस होलो का हमें इस्तेमाल करना है, इस जो दोनों पूरे ट्रायंगल के जो बीच का एरिया है, हमें इसका यूज करना है अपनी पोजीशन को और अच्छा बनाने के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स को जब आप खड़े होकर के फील करेंगे कि इन 3 पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आ गया है मेरा, तो आपकी पोजीशन आप देखेंगे कि मतलब रात दिन का फर्क होगा। जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी शूट करें जो खड़े होने के बाद में, और इसको और अच्छे से फील करने के लिए आप एक बार बिना उसके जूते के कीजिए, ऐसे ही खड़े होकर के कीजिए और इन 3 पॉइंट्स को फील कीजिए। जब ये फीलिंग आ जाए उसके बाद आप जूता पहने, चप्पल पहने, कुछ भी पहन के शूटिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी को आपने देखा होगा, शूटिंग शूज जब आप लोग खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो उसके अंदर भी ये वाली जगह होलो आती है, जबकि अंदर से उसको उठा दिया उन्होंने, लेकिन नीचे जूते का जो सोल है वो होलो आता है। वो क्यों आता है? वो इसीलिए आता है। और हम उसके बिना भी इस पोजीशन को बहुत अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को फील करें, उसके बाद आप पोजीशन का स्टेबिलिटी देखें, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये 3 पॉइंट्स बहुत काम के हैं, जिनके ऊपर मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर शूटर काम करते होंगे। कई शूटर इस पोजीशन को यूज करते हैं, लेकिन बहुत से शूटर्स को इस इन 3 पॉइंट्स का पता नहीं है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, करते ही नहीं है, इस पॉइंट को महसूस ही नहीं करते हैं। इसको महसूस करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बैलेंसिंग। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आप इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से आप बैलेंस कर पाएंगे। एक छोटी सी नोक के ऊपर इतने बड़े छोटे पत्थर है और ये बैलेंस होता है। और ऐसा बैलेंस कर सकते हैं आप सब लोग, ये जानते हैं कि ऐसे कई एक्सपर्ट्स हैं जो एक पेन की नोक के ऊपर भी कितनी कितनी सारी चीजें बैलेंस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? सही जगह पे सही चीज होनी चाहिए, दैट्स इट, इतना ही फंडा है कि
हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, किधर कितना वेट देना है। अगर वो हो गया तो आप एक नॉक के ऊपर भी एकदम डेड बैलेंस बना सकते हैं। ये फोटो शेयर करने का सिर्फ यही पर्पस था, ये बताने का कि अगर आपने बॉडी वेट सही जगह पे ट्रांसफर किया हुआ है, सही पार्ट पे सही वेट आ रहा है, तो पोजीशन इतनी डेड होल्ड हो सकती है कि आपको स्टेबिलिटी के लिए फाइट नहीं करना पड़ेगा। फिर आपका सिर्फ एक ही काम रहेगा कि हाँ ट्रिगर दबाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस पिक्चर से आप लोग ये दिमाग में रखिए कि अपने को इतनी अच्छी बैलेंसिंग करनी है। इसमें भी वेट आगे पीछे सब कुछ है, छोटा है बड़ा है, और ये अच्छे से बैलेंस हो रहा है, तो वैसे ही बॉडी बैलेंस हो सकती है, कोई नामुमकिन काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओवरऑल पोजिशन विथ पिस्टल। ठीक है, रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स है, पैरों की पोजीशन नॉर्मल है, हाथ लेफ्ट वाला अपनी जगह पे है, शोल्डर दोनों रिलैक्स है, गर्दन रिलैक्स है, हाथ एकदम रिलैक्स है, पूरा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए। आंख की पोजीशन मैंने आपको नेक्स्ट फोटो के अंदर पहले दिखा चुका हूं कि आंख की पोजीशन कैसी होगी इस पोजीशन के अंदर। अगर आप एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं, अभी यही पोजीशन को अगर हम लेफ्ट वाले पैर को बहुत ज्यादा आगे या पीछे कर देते हैं तो क्या होगा कि पूरी पोजीशन घूम जाएगी, और उससे क्या होगा, पूरा बैलेंसिंग खराब हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नहीं बचेगी। अब आप अगर इसमें ओवरऑल बॉडी का बैलेंस देखेंगे, मेरे एयर मफ से लेकर के बॉडी हेड पोजीशन से लेकर के दोनों पैरों के सेंटर में अगर आएंगे, तो बॉडी एकदम 50-50 डिवाइडेड है, आधी इधर आधी इधर। हल्का सा लेफ्ट वाला शोल्डर पीछे लगेगा, क्यों, वो किस लिए पीछे है, इसलिए पीछे है कि राइट हैंड के अंदर पिस्टल है, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हल्का सा अपर बॉडी पीछे की साइड में है, वो इसलिए। एकदम स्ट्रेट भी खड़ा नहीं होना है, रोबोट की तरह, मशीन की तरह, पुतला की जैसे खड़ा होता है कि एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है, नहीं। कई लोग होते हैं, कोई बात नहीं, उनकी बॉडी बैलेंस होती है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि लेफ्ट हैंड तो अपना नॉर्मल है नीचे, लेकिन राइट हैंड उठा हुआ है आगे की तरफ, और उसके अंदर 1 किलो का पिस्टल भी है। तो अब उसको उस 1 किलो को काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा बॉडी के अंदर, वो अपन लेफ्ट शोल्डर से कर रहे हैं, थोड़ा सा ये लेफ्ट शोल्डर पीछे आ गया। तो इसको करने के लिए क्या तरीके, दो तरीके, या तो आप कमर को, जो कमर का राइट वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा आगे पुश कर दें, तो अपने आप आपकी कमर आगे चली जाएगी, तो अपर बॉडी जो है ना वो पीछे हो जाएगी। या फिर क्या करना है, लेफ्ट वाले शोल्डर को कोशिश करें कि हल्का सा पीछे करें आप, तो भी वही चीज होएगी। दोनों चीजों में आर्टिफिशियली नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए मतलब नेचुरल तरीके से करना। ये नहीं कि मैंने बोला कई बार पिछली क्लासेस के बाद में मेरे को कई सवाल आए कि सर हम कमर आगे कर रहे हैं लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है। कमर आगे जानबूझ के नहीं करना है, या आर्टिफिशियल तरीके से नहीं करना है कि आपका पूरा ध्यान ही कमर पे चला गया कि कमर आगे करनी है, बैलेंस करना है, नहीं। ऐसे कीजिए बिना ध्यान किए हुए, नेचुरली आंख बंद करके पिस्टल उठाते हुए, कि आपकी बॉडी नेचुरली उतना ही पीछे आए। ये नहीं कि आप जानबूझ के उसको 2 इंच 3 इंच पीछे कर रहे हैं, हो सकता है किसी की आधा इंच आगे करनी पड़े, किसी को 2 इंच करनी पड़े, तो वो आंख बंद करके उसको महसूस करने की चीज है, ना कि वो देखने की चीज है। वो देखने की चीज नहीं है कि कि मेरी बॉडी आगे हुई कि नहीं हुई, पीछे हुई कि नहीं हुई, कमर आगे गई कि नहीं गई। ये दिखने वाली चीजें नहीं है, ये महसूस करने वाली चीजें। तो इसको आंख बंद करके फील करें सिर्फ कि मेरा जो है पोजीशन सही आ गया, काउंटर बैलेंस मैंने अपना ले लिया है। या फिर इसको और भी आसान करना है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करूं, कितना करूं, हो नहीं पा रहा है, तो क्या कीजिए, एक बार लॉन्ग होल्ड करवाइए 5-6 बार उसको, एक एक 1.5-1.5 मिनट के लिए पिस्टल देके, और खड़ा कर दीजिए कि डाउन नहीं करना, ये 90 डिग्री एंगल पे उठा के रखनी है। तो क्या होगा, जैसे ही बॉडी थकेगी तो अपने आप काउंटर बैलेंस करना शुरू कर देगी। जब आदमी थकता है ना, तो अपने आप बॉडी, जिस भी पोजीशन में आप बैठे हो, अगर आप बैठे हो, खड़े हो, लेटे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही एक पोजीशन में आदमी थकता है तो काउंटर बैलेंस में बॉडी अपने आप आ जाती है। ये दिमाग को बताने की जरूरत नहीं होती, दिमाग अपने आप ले आता है हमें वहां पे। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका हो गया इसको फील करने का। अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ग्रिप की पोजीशन है आपकी, देखिए ग्रिप के बारे में बताया हुआ है। ग्रिप भी आपका पीछे एकदम सेंटर में आना चाहिए। ये जो 3 पॉइंट बन रहे हैं, ये पिस्टल का एक नॉर्मल एंगल है कि यहाँ से आना चाहिए। पिस्टल ग्रिप का जो बीच वाला एरिया है वो आपके ट्रिगर फिंगर के जस्ट पीछे हो, और ये थंब के और ये जो ट्रिगर वाली उंगली है इसके बीच में ऑलमोस्ट यहाँ पे आना चाहिए आपका।
बैक साइड का हिस्सा, और आगे ट्रिगर फिंगर है। ट्रिगर कहाँ पे आना चाहिए? ट्रिगर आप फ्री पिस्टल का यहाँ से भी दबा सकते हैं। 25 मीटर के लिए आपको और थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ट्रिगर वेट ज्यादा होता है। एयर पिस्टल का ट्रिगर भी आप यहाँ से दबा सकते हैं, इससे थोड़ा और पीछे से भी दबा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब होगी तो मैं ट्रिगर की प्लेसमेंट को और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये एक नॉर्मल पोजीशन है पिस्टल को होल्ड करने का। ये जो साइड में लिखे हुए हैं आप इन चीजों को देख सकते हैं, या पीपीटी में आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगी। 1 पॉइंट ग्रिप, 3 पॉइंट ग्रिप, होल्ड लाइक ए डिस्पोजल ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो ये क्या चीजें हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये नॉर्मल एक पिक आपको दिख गई। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। हाँ, ग्रिप का ये है मध्यमा बंद। ठीक है, इसको मध्यमा बंद बोलते हैं। ये 3 पॉइंट जो 1 2 3 आपको दिए हुए ये दिख रहे हैं, जो ज्यादा डार्क रेड हैं, ये 3 पॉइंट्स की बात करेंगे ग्रिप की पोजीशन के अंदर हम। ठीक है, और ये जो डेंजर जोन है सेंटर वाला, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये 3 पॉइंट जो हैं, इन 3 पॉइंट्स को और इलेबोरेट करेंगे अपन इवनिंग डिस्कशन सेशन के अंदर। ये 3 पॉइंट से ग्रिप की जाती है। ये 3 पॉइंट्स अब के ऊपर हमारी फोटो आई थी। ग्रिप हमारी होल्ड होनी चाहिए। पूरे हाथ का एक जैसा प्रेशर या पूरे हाथ से प्रेशर करने की कोशिश ना करें, नहीं तो क्या होगा, जैसे जैसे हाथ थकेगा, उंगलियां थकेंगी या रिस्ट थक गई है या कुछ भी थका है हाथ के अंदर, तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रिप का प्रेशर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ग्रिप का प्रेशर चेंज होना शुरू हो गया, अगर आप अंडर प्रेशर आ रहे हैं तो ग्रिप टाइट पकड़ना शुरू कर दें, टाइट पकड़ेंगे तो फ्रंट साइड और ऊपर जाएगी। अगर आप ज्यादा नर्वस महसूस करने लग गए हो और एकदम ब्लैकआउट हो रहे हो या थक रहे हो, ज्यादा देर तक शूटिंग कर ली, तो क्या होगा, हाथ थका तो फोर साइड नीचे जानी शुरू होगी। तो ये दोनों ही एरर ना आए, इसके लिए हमने ये 3 पॉइंट बनाए हैं। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ग्रिप, आपकी जो पिस्टल की ग्रिप है वो रहती है, वो रहेगी। सेंटर जो डेंजर वाला जो एरिया बनाया हुआ है, ये किस लिए बनाया हुआ है कि बायोलॉजी ये कहती है कि जब भी हम अंडर प्रेशर होते हैं, जब भी हमें डर लगता है, तो इस एरिया के अंदर पल्पिटेशन महसूस होती है। पल्पिटेशन क्या है? हार्ट बीट, धड़कन महसूस होनी शुरू हो जाती है, और यहाँ पे पसीना भी आना शुरू हो जाता है। और वो पसीना आता है तो एक तो ग्रिप को क्या है कि अच्छे से वो नहीं करने देता, पकड़ नहीं बन पाती है, फिसलती है। दूसरी चीज क्या होती है, इसके अंदर जो हार्ट बीट, जो वाइब्रेशन आया है हाथ में जब अंडर प्रेशर होते हैं, जब फियर होता है किसी चीज का या डर होता है, मान लीजिए फाइनल में है या मैच में है या टाई शूट में है, जब डर होता है तो यहाँ की जो हार्ट बीट बढ़ेगी वो आपकी ग्रिप के अंदर आएगी। और ग्रिप के अंदर आएगी तो क्या होगा, पिस्टल हिलेगी, तो हिलेगी तो फोर साइड भी हिलेगी, फोर साइड भी हिलेगी तो दिमाग क्या ऑर्डर देगा कि अब ट्रिगर नहीं दबाना है, ट्रिगर दबाया तो शॉट खराब जाएगा। दिमाग इतना तो इंटेलिजेंट है, साइड देख के समझ जाता है कि अब शॉट चलाया तो कहाँ जाएगा। तो क्या करना है अपने को, ये सेंटर वाला एरिया इतना ज्यादा प्रेशराइज ग्रिप के ऊपर नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्गली टच नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो हमारी पिस्टल में आए। सिंपल सा फंडा है, इसको टच रखना ही नहीं है ज्यादा। हल्का सा टच रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्ट्रांगली अगर हम इसको पकड़ के रखा हुआ है यहाँ से, तो क्या होगा कि जो जब भी हमारे अंदर कोई इमोशनल अप डाउन हुआ, तो क्या होगा कि इसका वाइब्रेशन पिस्टल के अंदर आएगा। बहुत से लोग जो है इसको इस चीज का पता नहीं है, और ग्रिप बनाने में भी कुछ ऐसा कर देते हैं, या फिर मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी कर देते हैं, या कुछ कंफर्ट के चक्कर में कर देते हैं कि कंफर्टेबल है, यहाँ से टच होती है तो मजा सा आता है कि हाँ पकड़ रखी है मैंने। तो नॉर्मल बात यह है कि जब भी कोई डरता है, मान लीजिए छोटे बच्चे का एग्जांपल लीजिए, छोटा बच्चा अगर डर रहा है तो अब उसने आपकी उंगली पकड़ रखी है तो और जोर से पकड़ेगा। सिंपल लॉजिक है, ये ह्यूमन नेचर है। तो जब भी आप डरेंगे, जब भी आपको डर लगेगा मैच के दौरान, तो क्या करेंगे आप, और जोर से पकड़ना शुरू कर देंगे। अगर ये ज्यादा टच है तो जोर से पकड़ोगे तो क्या होगा, जो आपके अंदर इमोशनल चेंज हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन आपकी पिस्टल के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद पूरी आपकी जो सीक्वेंस है ना, वो पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। पिस्टल में वाइब्रेशन आया, फोर साइड हिलने लगी, फोर साइड हिलने लगी, दिमाग चलना शुरू हो गया, दिमाग ने बोला अब शॉट नहीं चलाना है, ट्रिगर डिले हो गया, ट्रिगर डिले हो गया, टाइम पे नहीं निकला, ब्रीदिंग शॉर्ट पड़ गया है, आंख से दिखना धुंधला हो गया है, पूरा मतलब सीक्वेंस ही अपना खत्म हो गया। तो ये चीज सिंपल है कि इसको ज्यादा स्ट्रांगली टच ही ना रखा जाए। हल्का सा फॉर्मली टच है तो ओके, नहीं है तो बिल्कुल, अगर होलो भी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये और मोस्टली ये काम करेगी आपका 50 एंड इस पे 10 मीटर के ऊपर 100%।
25 के अंदर अपने को क्या रिकॉइल होता है, ठीक है, और ट्रिगर भी 1 kg का है, रिकॉइल भी ज्यादा है, 3-2 भी चलाते हैं, 2-2 भी चलाते हैं, टाइमिंग गेम भी है, तो उसके लिए इसको टच रखते हैं, उस वहां अपनी मजबूरी है, रखना पड़ेगा। और वहां वहां का ग्रिप का तरीका भी अलग है। 25 मीटर के लिए ये जो 1 2 3 पॉइंट है इनमें थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रिसीजन जो शूटिंग है, स्लो शूटिंग है, उसके अंदर हम इसका पूरी एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम है, और 25 में टाइम नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी, मध्यमा बंद क्या होता है। नेक्स्ट आइए प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। होल्डिंग। अब ये देखिए, जनरल होल्डिंग, रॉन्ग होल्डिंग, पॉजिटिव होल्डिंग, करेक्ट होल्डिंग। जनरल होल्डिंग जैसे नॉर्मली बिना किसी नॉलेज के अपन होल्ड कर रहे हैं कैसे भी करके कि हाँ हमने पकड़ लिया, जनरल होल्डिंग हो गया। रॉन्ग होल्डिंग क्या होती है कि अपन किसी भी पिस्टल को इस तरीके से पकड़ रहे हैं कि साइट सेंटर में नहीं आ रही, हमें गर्दन को लेफ्ट राइट ले जा करके साइट को सेंटर से देखना पड़ रहा है, वो अपने आप नहीं आ रही है। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप पिस्टल को गलत होल्ड किया। पॉजिटिव होल्डिंग क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है ग्रिप पकड़ करके, लेकिन क्या है, शॉट सही नहीं लग रहे हैं। तो पॉजिटिव होल्डिंग तो है वो आपके लिए, लेकिन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट होल्डिंग क्या है? करेक्ट होल्डिंग आप देखिए, यही जो मैंने 3 पॉइंट आपको हाथ के ऊपर प्रिंटिंग बना के दिखाया था, वही 3 पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं, जो रेड मार्किंग है ना, पहला जो ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, एक ये पहला अपना ग्रिप का सबसे लास्ट का हिस्सा आ गया ऊपर का, बैक साइड के पीछे, उसके बाद बैक साइड के जस्ट नीचे, और उसके बाद ट्रिगर फिंगर के जस्ट नीचे वाली फिंगर यहाँ पे, ये 3 पॉइंट है वो, जिन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपको पिस्टल को होल्ड करना है। और फिंगर की जो टिप है, ये ज्यादा स्ट्रांगली प्रेस नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप इसको स्ट्रांगली प्रेस करोगे तो होगा क्या कि हर बार एक जैसा नहीं कर पाओगे। मेरा कोई भी इस क्लास के अंदर इस टॉपिक को बताने का एक ही पर्पज है कि आप नेचुरली उस चीज को हर बार एक जैसा कर सको। अगर एक जैसा करोगे तो एक जगह शॉट लगेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन किसी भी वजह से, चाहे वो फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या मेंटल या टेक्निकल, कोई भी एक फैक्टर की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज को बार बार एक जैसा नहीं कर पा रहे। और वो कब नहीं कर पाओगे? जब आप उस चीज को आर्टिफिशियली करोगे। ठीक है, अब आगे ये 3 पॉइंट्स के ऊपर होल्ड कर दिया, 3 पॉइंट्स के ऊपर पिस्टल लटकी हुई है। ये जो आगे की फिंगर की टिप है ये नॉर्मल लगी हुई है, ये ना भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगी हुई हो तो अच्छी बात है, ना लगी हुई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे ट्रिगर की पोजीशन, ट्रिगर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? देखिए आगे ट्रिगर फिंगर भी है, ये जस्ट आपकी जो उंगलियां हैं, जस्ट जो उंगलियां हैं इसके आगे आगे है ना। अब ये इन उंगलियों से जो इसका एक ग्राफ बना हुआ है ना, स्ट्रेट ऊपर से नीचे, ये ऐसा ही ग्राफ बनना चाहिए। ये एक जनरल बेसिक तरीका है ट्रिगर की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए उसके लिए। अब अगर आप इसको बहुत ज्यादा क्लोज कर देंगे, इन उंगलियों से पीछे आ जाएगा ट्रिगर, तो भी आपके शॉट सही नहीं लगेंगे। अगर इसको बहुत ज्यादा आगे कर दोगे तो भी शॉट सही नहीं लगेंगे, उछलेंगे, मतलब कुछ शॉट 10 लगेंगे लेकिन कुछ ज्यादा उछलेंगे, जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर पाए उसमें बहुत ज्यादा उछलेंगे। तो ये एक जनरल प्लेसमेंट है ट्रिगर की, कि आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ आपको इसको रखना चाहिए ट्रिगर फिंगर को। ठीक है, अंगूठे की पोजीशन है ये नॉर्मल, एकदम रिलैक्स है, कोई प्रेशर नहीं है इसकी तरफ से। ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ लटका हुआ है, अपने पिस्टल का जो एरिया बना हुआ है इसके थंब रेस्ट का, वहां पे बस पड़ा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है, ना इसको प्रेस करना है ना इसको ऊपर उठाना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर उठा के रखते हैं, कई लोग इसको नीचे प्रेस कर देते हैं, कई लोग यहाँ से नीचे फिसला लेते हैं कंफर्ट के चक्कर में। कुछ नहीं है, जहां ये नॉर्मली आ रहा है उसको वहां रहने दीजिए। आर्टिफिशियली या किसी को देख करके नहीं करना है कि वो तो अच्छा शूटर है उसने तो अंगूठा खड़ा कर रखा है, वो अच्छा शूटर है उसने अंगूठा नीचे कर रखा है, दूसरे को देख के मत कीजिए। हो सकता है उसकी ग्रिप की बनावट